हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस विलब चैनल विलब साइकोलॉजी। हमने स्ट्रेटेजी वीडियो में बात किया था कि हम आपके क्लास 12 साइकोलॉजी के एनसीईआरटी को दो टाइप के वीडियोस के थ्रू कंप्लीट करेंगे। पहला होगा जहाँ पे हम एनसीईआरटी बेस्ड डिटेल नोट्स लेंगे और नोट्स के थ्रू चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और दूसरा होगा आपके जो एग्जैक्ट एनसीईआरटी बुक है उसको हम मार्किंग करके हाईलाइट करके इस तरीके से पढ़ेंगे। तो ये हमारा वीडियो है जहाँ पर हम डिटेल नोट्स के थ्रू चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 साइकोलॉजी, जिसका नाम है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, उसको कंप्लीट करेंगे। ये आपका पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, और अगर ज़्यादा लंबा खींच जाता है तो शायद पार्ट 3 भी आ सकता है। ओके, तो चैनल के साथ साथ आई ऑल्सो वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ टू क्लास 12। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग इस चैनल को बहुत अच्छे से फॉलो करना। मैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगी जो आपके लिए ज़रूरी है, और सारी चीज़ें बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ऐसे ही वेग फालतू में मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं कराती। जो भी मैं कराऊँगी आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा ही होगा। ओके, तो शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले चैप्टर का नाम क्या है? वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। हम थोड़ा समझ लेते हैं चैप्टर किस बारे में है, थोड़ा एक इंट्रोडक्शन टाइप, और फिर हम चलते हैं एक्चुअल चैप्टर में। ओके, तो एट्रीब्यूट्स का मतलब है कैरेक्टर्स। आप शायद पता होगा, नहीं पता होगा, वो एट्रीब्यूट्स का मतलब है कैरेक्टर्स, या फिर आप फीचर्स ऐसे कह सकते हैं। नॉर्मल इंग्लिश में आप ये कह सकते हो फीचर्स। और वेरिएशन का मतलब क्या है? वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस यानी क्या डिफरेंस है? अभी हम देख रहे हैं कि हम एट्रीब्यूट्स यानी जो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स में क्या क्या डिफरेंसेस है वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पे किस तरीके की कैरेक्टर्स हैं, किस तरीके के फीचर्स हैं जो कि साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजी का क्या मतलब है? आपने 11th में देखा था, स्टडी ऑफ द माइंड। तो माइंड के बेसिस पे जो भी कैरेक्टर्स हमारे होते हैं, जैसे कि हमारा इंटेलिजेंस हो गया, थिंकिंग, इमोशंस, ऐसी बहुत सारी फीचर्स है, एट्रीब्यूट्स है, इंटरेस्ट हो जाता है या फिर एप्टीट्यूड होता है। इन सारी चीज़ों में एक इंसान दूसरे इंसान से किस तरीके से डिफ़र करता है, क्या डिफरेंसेस है उनके अंदर, इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर। और अभी चलते हैं चैप्टर की ओर। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखना इंट्रोडक्शन दिया है। सो इंट्रो में क्या है कि आप अपने शायद फ्रेंड्स को, जो आपके फ्रेंड्स है या फिर जो क्लासमेट्स है, रिलेटिव्स है, उनको आपने ऑब्जर्व किया होगा, एंड यू विल फाइंड हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द मैनर दे परसीव, लर्न एंड थिंक, एज ऑल्सो इन देयर परफॉर्मेंस ऑन वेरियस टास्क। तो आपने आपके जो आसपास है बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आपके जो फ्रेंड्स है, क्लासमेट्स है, रिलेटिव्स है, उन सब में देखा होगा कि वो लोग जिस तरीके से चीज़ों को परसीव करते, परसीव करना यानी चीज़ों को लेना, मतलब समझना या फिर रिसीव करना या फिर सीखना, सोचना, उन सारी चीज़ों में अलग अलग लोग डिफरेंट है। मतलब एक ही चीज़ को, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ ये चैप्टर, एक ही चैप्टर है, मतलब एक ही चैप्टर है, एक ही वीडियो होगा, लेकिन अगर 10 लोग इस वीडियो को देखेंगे तो 10 लोग अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स को, इनको मतलब अलग अलग तरीके से लेंगे इस चैप्टर को या फिर इस वीडियो को। ओके, एंड ऑल्सो इन दियर परफॉर्मेंस ऑन वेरियस टास्क। तो वो लोग जो अलग अलग टास्क भी करते हैं, काम भी करते हैं, उनमें भी सेम डिफरेंसेस रहता है। तो ये चैप्टर आपको वही जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो फंडामेंटल्स हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा, और साथ के साथ इस चैप्टर में एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि है इंटेलिजेंट, जो कि मोस्ट पॉपुलर है, और साइकोलॉजिस्ट का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसी टॉपिक के अराउंड रहा है। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अभी हम चलते हैं एक्चुअल टॉपिक की ओर। तो टॉपिक का नाम है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। तो हमने नाम देख ही लिया क्या है, तो मैं एक एक करके जो भी आपके एनसीईआरटी में एज इट इज़ जो टॉपिक दिया है वही एज इट इज़ लूँगी। और ये जो सारे आपके नोट्स हैं सब एनसीईआरटी बेस्ड ही है। एनसीईआरटी का आप अगर लाइन देखोगे तो वही लाइन उठा के मैंने लिखा है, और कभी कभी कई कई जगह पे थोड़े ईजी तरीके से मैंने लिखा है। आपके एनसीईआरटी में हो सकता है थोड़े टफ लिखा हो, टफ लैंग्वेज में लिखा हो। अब अगर चाहो तो आप आपका जो बुक है वो बुक लेके मेरे साथ बैठो और इधर ही मार्क कर लो बुक में।
नहीं तो ये PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा मेरा जो टेलीग्राम चैनल है बिलव्ड कम्युनिटी के नाम से, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ओके, सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, मतलब ह्यूमन जो फंक्शन करते हैं उनमें भी हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंस है, अलग अलग है हर एक इंडिविजुअल, वही सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सो इंडिविजुअल वेरिएशंस आर कॉमन विद इन एंड अक्रॉस ऑल स्पीशीज। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमने ह्यूमन फंक्शनिंग कहा तो ह्यूमन में ही डिफरेंसेस हैं, हर एक स्पीशीज़ में ही ये डिफरेंस है। जो वेरिएशंस है, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये हर एक स्पीशीज़ में है। और इस वेरिएशन से क्या होता है, इस वेरिएशन से नेचर में कलर ऐड होता है और नेचर की जो ब्यूटी है वो एनहांस होती है, वो बढ़ती है। तो अगर आपको एक बस ऐसे क्वेश्चन, मतलब 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाए कि वेरिएशन से क्या फ़ायदा है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ वेरिएशन इन नेचर, तो आपको कहना है, लिखना है कि वेरिएशन नेचर में कलर ऐड करता है और नेचर की जो ब्यूटी है उसको बढ़ाता है, उसको एनहांस करता है। ओके, अभी ये जो वेरिएबिलिटी है, यानी ये जो वेरिएशंस है, जो डिफरेंसेस है, ये नेचर का एक फैक्ट है। और जो इंडिविजुअल्स है, या फिर स्पेसिफिकली अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हम भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमारे में भी ये वेरिएबिलिटी है, ये डिफरेंसेस है। हम किस चीज़ में वेरी करते हैं, हम भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइट, वेट, स्ट्रेंथ, हेयर कलर एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें कि हम वेरी करते हैं। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारी हाइट कितनी है, वेट कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है हमारी, हमारे हेयर स्ट्रॉन्ग है, मतलब लंबे बाल होंगे या फिर स्ट्रेट हेयर होंगे, कर्ली हेयर होंगे, कलर हम लोग मतलब गोरे होंगे, सांवले होंगे, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, ये है आपके बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। बट हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है, बट हमें पढ़ना तो है साइकोलॉजिकल डायमेंशंस के अराउंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को। तो हम धीरे धीरे उस तरफ जा रहे हैं, अभी ये तो सिर्फ एक वार्म अप है। ओके, सो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है साइकोलॉजिकल डायमेंशंस। साइकोलॉजिकल डायमेंशंस में क्या क्या आएगा, हमारे जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आएंगे, जैसे कि क्या हम इंटेलिजेंट है या फिर डल है, हम डोमिनेंट है, सबमिसिव है, क्रिएटिव है या फिर नॉट सो क्रिएटिव है, आउटगोइंग है या फिर विड्रॉन है, या फिर आप कह सकते हैं इमोशनल है, प्रैक्टिकल है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर साइकोलॉजिस्ट, अभी साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको पूछा जाए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अगर आप डेफिनेशन बताना है तो आप क्या बताओगे। देखो मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन हर एक मतलब जो नोट्स है, नोट्स में भी कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो भी मैं बता रही हूँ। तो आप चाहो तो ये भी नोट कर सकते हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे अगर आप ना भी करो कोई बात नहीं, मैं जब चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराऊंगी, तो उसके लिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। और अगर ये आपका पहला वीडियो है, ऑफ कोर्स अच्छा लगे तो कमेंट करना क्या अच्छा लगा, और अगर कुछ चीज़ें आपको लगे कि कमी है, थोड़ा और इम्प्रूव करना है, वो भी मैं कर सकती हूँ। आपको बस बताना है करना क्या है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, individual differences refer to distinctiveness and variations among people's characters and behavior patterns। तो लोगों के जो कैरेक्टर्स हैं और जो बिहेवियर पैटर्न है, उन पैटर्न में जो वेरिएशंस है, वही उसी को साइकोलॉजिस्ट ने या फिर साइकोलॉजी में हमने इंडिविजुअल डिफरेंस बोला है। तो वही बात है कि इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर पैटर्न, मतलब बिहेवियर पैटर्न मतलब जो चीज़ कंसिस्टेंट है, यानी एक तरीके से अगर कोई इंसान बिहेव करता है बहुत मतलब लंबे समय तक, या फिर हमेशा से उसका इस तरीके से बिहेवियर रहा है, तो हम कहेंगे ये इसके बिहेव करने की पैटर्न है। या फिर किसी का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर्स एक जैसा है हमेशा से या फिर बहुत टाइम से, तो हम कहेंगे इसका कैरेक्टर पैटर्न ऐसा है। तो वही पैटर्न में, वही बिहेवियर में जब डिफरेंस आता है, जब वेरिएशंस आता है, उसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। और ये वेरिएशन कहाँ पे आएगा, दूसरे के कंपेयर में, उसके उसके में नहीं। तो कोई इंडिविजुअल ए है और कोई इंडिविजुअल बी है। अब सिचुएशन एक ऐसा सिचुएशन है एस, तो एस नाम की एक सिचुएशन है जहाँ पर ए ने एक तरीके से रिएक्ट किया, बी ने एक तरीके से बिहेव किया, ए ने एक तरीके से बिहेव किया, बी ने एक तरीके से बिहेव किया। तो इन दोनों के बिहेवियर में जो डिफरेंस है उसी को हम कह रहे हैं इंडिविजुअल।
ये एक इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल और इनके बिहेवियर में डिफरेंस है, तो ये लोग इंडिविजुअली डिफरेंट है, इनके जो बिहेवियर्स है वो इंडिविजुअली डिफरेंट है, यही हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मैंने बोला है एक टॉपिक के ऊपर। अभी एक और बहुत ही प्यारा सा छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको कि हम कहते हैं सिचुएशनिज़म। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप अभी मैं अगर बताऊँ तो हम ऐसे नहीं कहते कि लोग कैसे अचानक से बदल जाते हैं, मतलब देखो अभी तो ये ऐसे बिहेव कर रहा था, किसी के सामने कैसे बदल गया। कुछ लोगों के बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, कुछ लोगों के बात करने का टोन बदल जाता है, लहजा बदल जाता है। तो वो जो कॉन्सेप्ट, वो जो चीज़ आप देखते हो डेली लाइफ में, उसी को साइकोलॉजी में हमने नाम दिया है सिचुएशनिज़म। ये है क्या सिचुएशनिज़म? बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं अभी बताती हूँ आपको। सो सिचुएशनिज़म विच स्टेट्स दैट situations and circumstances in which one is placed influences one behavior। तो इंसान के जो बिहेवियर है ना, वो बिहेवियर उसको किस सिचुएशन में रखा गया है या फिर कैसा सरकमस्टेंस या फिर कैसा एनवायरनमेंट उसको मिला है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका बिहेवियर कैसा होगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें तो ए पर्सन हु इज़ जनरली एग्रेसिव, एक इंसान है जो कि जनरली एग्रेसिव है, गुस्सा गुस्सा करता है, मे बिहेव इन ए सबमिसिव मैनर इन द प्रेजेंस ऑफ हर और हिज टॉप बॉस। तो कोई एक इंसान है बहुत गुस्सा करता है, बहुत ही रूड है, एग्रेसिव है, लेकिन हो सकता है जब उसका बॉस सामने हो, बहुत ही कंपनी का बड़ा बॉस जब सामने हो, तब वो सबमिसिव तरीके से बिहेव करे। तब वो बॉस के सामने जाके नहीं गुस्सा करेगा, तब तो उसकी नौकरी चली जाएगी ना, उसको नौकरी से निकाल देंगे। सो दिस situation, so the situationist perspective views human behavior is relatively more as a result of influence of external factors। और ये जो सिचुएशनिज्म है या फिर सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव है, ये जो पर्सपेक्टिव है इसके थ्रू आप ये बोल सकते हो कि इंसान के जो बिहेवियर्स हैं वो ज़्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर्स के इन्फ्लुएंसेस है। मतलब नेचुरली हम जितना भी बोले कि इसका कैरेक्टर ऐसा है, बिहेवियर ऐसा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बिहेवियर होता है उसको, मतलब उसके आउटर या फिर एक्सटर्नल जो फैक्टर्स अवेलेबल है, वो जिस सिचुएशन में है या फिर जिस सर्कमस्टेंसेस में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बहुत डिटेल में चल रही हूँ क्योंकि आपका पहला वीडियो है, पहला क्लास है, और मेरे ख्याल से अगर आप चैप्टर को बहुत मतलब पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। और देखो अगर पढ़ लोगे एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे, लेकिन रियल लाइफ से रिलेट नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब तक हमने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को देखा कि एट्रीब्यूट्स क्या है। एट्रीब्यूट्स का मतलब है कैरेक्टर्स, तो साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब माइंड रिलेटेड जो कैरेक्टर्स हैं। अब हमें जो डिफरेंसेस निकालना है कि हमारा मेन टारगेट क्या है कि इन एट्रीब्यूट्स में इंसान डिफ़र कैसे करता है, वही निकालना है ना। तो अब इनको निकालने के लिए हमको इनको क्या करना होगा, एसेस करना होगा। एसेसमेंट का मतलब होता है टेस्ट करना, एग्जामिन करना या फिर जज करना। और एट्रीब्यूट्स का मतलब है फीचर्स, ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेट्रा। मैं कब से बोलती आ रही हूँ, इसको अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको जब भी कोई साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझना है, देन असेसमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग ए साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। आपको कभी भी कोई भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझना है तो उसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि असेसमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। नाउ असेसमेंट रेफर्स, अभी ये असेसमेंट क्या है? अब तक हमने बोला कि असेसमेंट ही इज़ द फर्स्ट स्टेप। यार ये ना नोट्स ना मैं जब बना रही थी शायद मुझे देखना चाहिए था कि इसको ऊपर जाना चाहिए था, ये इधर आना था तो फिर लाइन अच्छी बनती। ये थोड़ा मेरे एंड से ख़राब मतलब हो गया है चीज़ें, बट प्लीज़ मतलब ध्यान देना इस चीज़ की पढ़ते टाइम। सो असेसमेंट क्या है, हमने देखा ना कि असेसमेंट करना है, एट्रीब्यूट्स को समझना है। तो अभी असेसमेंट इज मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर इवैल्यूएशन often using multiple methods in terms of certain standards of comparison। बहुत मुश्किल भाषा में लिखा है, मैं आपको इतनी समझने की आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाती हूँ। तो क्या होता है, कभी कभी हम कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड्स रखते हैं, जैसे कि एक स्केल होता है, मानो 0 से लेके 1 है, तो हमने
ऐसा रखा कि अगर किसी का जैसे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इमोशंस की ले लेते हैं, तो अगर किसी का इमोशनल जो मतलब एबिलिटी है वो अगर यहाँ तक है तो हम कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप है, और अगर ये इसके ऊपर चला जाता है तो हम कहेंगे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है या फिर बहुत सेंसिटिव टाइप के हैं। तो इस तरीके से तो जो स्टैंडर्ड्स है, कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे जब असेसमेंट की जाती है, यानी कुछ स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे जब कोई भी एट्रीब्यूट्स को मेजर किया जाता है और फिर बाद में उसको इवालुएट किया जाता है, तब हम उसको कहते हैं असेसमेंट। मतलब एसेस करना, कुछ स्टैंडर्ड्स रखे हैं उनके बेसिस पे आपको मेजर करना है और बाद में उनको इवालुएट करना है। ओके, एनी एट्रीब्यूट विल बी सेड टू एग्जिस्ट इन ए पर्सन ओनली इफ इट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग साइंटिफिक प्रोसीजर्स। यहाँ पे जब आपने क्लास 11 में शुरुआत में पढ़ी थी व्हाट इज साइकोलॉजी, तब आपने देखा था कि साइकोलॉजी साइंस है या फिर मतलब साइंस में आएगा या फिर आर्ट्स में आएगा, ये ऐसा करके कंट्रोवर्शियल था व्हाट इज साइकोलॉजी ये सब में। तो यहाँ पे इस चीज़ से आप इसको मतलब ये कर सकते हो कि साइकोलॉजी एक साइंस है, क्योंकि साइकोलॉजी में भी हम साइंटिफिक प्रोसीजर्स के थ्रू ही जाते हैं, और कोई भी एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है किसी इंसान में हम तभी मानते हैं जब हम उसको किसी साइंटिफिक प्रोसीजर्स के थ्रू ही मेजर कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे ये भी बात है कि कोई भी एट्रीब्यूट हम एसेस करने के लिए तभी चूज़ करते हैं जब हम उसको अपने पर्पस के लिए लेते हैं, मतलब हम किसी पर्पस के लिए ही उस एट्रीब्यूट को चूज़ करते हैं। जैसे कि एक पर्पस हो गया, इन ऑर्डर टू हेल्प ए वीक स्टूडेंट परफॉर्म वेल इन एग्जामिनेशन वी मे एसेस हिज आर इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो हमारा यहाँ पे पर्पस क्या है कि कोई एक वीक बच्चा है उसको हमें हेल्प करना है, तो तभी हम उसके जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, उसको एसेस करेंगे। तो हर एक एट्रीब्यूट को हम तभी एसेस करते हैं, तभी टेस्ट करते हैं जब हमें उससे रिलेटेड कोई काम करना हो, कोई पर्पस हमारा हो। ओके, अब यहाँ पे एक नोट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, और ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको लाल कलर से लिखा है। हो सकता है डायरेक्ट एग्जाम में ना आए, बट कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। सो साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजिंग सिस्टमेटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स टू इवेलुएट एबिलिटीज़, बिहेवियर एंड पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल। अभी ये जो असेसमेंट है पूरा प्रोसेस, ये असेसमेंट में किस तरीके से होता है, सिस्टमेटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स के थ्रू जाता है या फिर साइंटिफिक प्रोसीजर्स के थ्रू जाता है। और इससे हम क्या इवेलुएट करते हैं, किसी भी इंसान की किस तरीके की एबिलिटीज़ है, जैसे हमने यहाँ पे इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ या फिर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी देखा, देन बिहेवियर्स, पर्सनल क्वालिटीज़, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब हम कुछ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं एट्रीब्यूट्स, अब कौन कौन से हैं भाई वो एट्रीब्यूट्स, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। ओके, सो नाउ द टॉपिक इज सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। आपके एनसीईआरटी में भी ऐसा ही लिखा है, तो मैंने भी इसको इस तरीके से लिखा है। अभी एक चीज़ आपको समझना है दैट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो भी है ना, दे आर नॉट लीनियर और यूनिडायमेंशनल। मतलब कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जो कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है कि लीनियर होगा, मतलब स्ट्रेट होगा या फिर एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इस तरीके से नहीं है। जैसे कि अगर हम बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट को देखें, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि अगर हम हाइट की बात करें, तो हाइट यूनिडायमेंशनल होता है, एक ही डायमेंशन में होता है कि बढ़ता है ना। या फिर जैसे आपके क्या कहेंगे, हाँ जैसे हाइट, या फिर जैसे हमारी हेयर ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ भी बाल मतलब लंबे होते हैं या फिर कभी रुक जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि लंबे से छोटे हो जाते हैं, इस तरीके से नहीं होता है ना। बट जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं ना, वो इस तरीके से लीनियर नहीं होते, वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत लोग देखना जब स्कूल में होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी आईक्यू बहुत हाई होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ या फिर टाइम के साथ साथ उनकी जो आईक्यू है वो थोड़ी रिटार्डेशन में आ जाती है, उतना वो लोग इंटेलिजेंट नहीं रहते हैं। या फिर कुछ लोग एक टाइम पे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, पर देखना कुछ ऐसा होता है उनकी लाइफ में, कुछ ऐसा फेज आता है कि वो लोग बहुत अचानक से प्रैक्टिकल इंसान बन जाते हैं, उतना इमोशनल वो लोग होते नहीं हैं। तो इस तरीके से जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, दे आर नॉट लीनियर और यूनिडायमेंशनल। ओके, दे आर कम्प्लेक्स एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। तो ये लोग मतलब जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, दे आर कम्प्लेक्स और इनको डायमेंशन में हम एक्सप्रेस करते हैं। ओके, और दे आर यूजुअली
मल्टी डायमेंशनल, ओके, जो मैंने अभी कहा मल्टी डायमेंशनल। तो if you want to have a complete assessment of a person, you will need to assess how she function in various domains or areas such as cognitive, emotional और social। और आपको अगर साइकोलॉजी के लिए किसी को असेस करना है तो सिर्फ एक तरीका देख के नहीं होता है, अलग अलग तरीका देखना होता है। जैसे कि कॉग्निटिव यानी जो मेंटल प्रोसेसेस है, इमोशनल यानी जो थिंकिंग पैटर्न है, और जो सोशल है, ये सारी चीज़ें। These attributes are categories on the varieties of tests used in psychological literature। अभी टेस्ट के बेसिस पे हमने कुछ एट्रीब्यूट्स को लिया है, उनको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। कितने हैं हमारे पास? 5 हैं आई गेस, हाँ 5 हैं। और इसके बाद हम देखेंगे क्या क्या असेसमेंट के मेथड्स हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर हम इंटेलिजेंस पे चले जाएंगे और शायद थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे। ओके, पहला दिन है, पहले दिन ही इतना नहीं पढ़ाऊँगी, थोड़ा कम कम करके पढ़ाती हूँ, आपको भी थोड़ा समझने का मौका देती हूँ, सोचने समझने का। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंटेलिजेंस, सॉरी फर्स्ट टॉपिक नहीं, फर्स्ट एट्रीब्यूट, पहला एट्रीब्यूट है इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस है क्या? ऐसे तो हम सबको पता है क्या इंटेलिजेंस है, बट अगर हम एकेडमिक्स में उसको डिफाइन करें देन देन इन साइकोलॉजी में भी अगर हम इसको डिफाइन करें, देन इंटेलिजेंस इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। देखो ये भी इधर आना था मेरा, वो लिखते टाइम नहीं, जब मैंने सेव किया तब शायद मेरे से वो हो गया, ड्राइव में मैंने चेक नहीं किया, माय बैड। ओके, तो इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जिससे हम रैशनली सोच सकते हैं, वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को समझ सकते हैं, और जो भी हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उन रिसोर्सेस के थ्रू हम अगर कभी भी कोई चैलेंज फेस करते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो उससे बाहर निकल सकते हैं। दिस इज इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस अगर आपको पूछा जाता है तो आप बताना कि वो एबिलिटी, वो कैपेसिटी जिससे हम अपने आसपास को, अपने एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं, रैशनली सोच सकते हैं, और जो भी हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उसके थ्रू हम अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम में फंस जाए, पड़ जाए, देन वी आर इंटेलिजेंट, एंड वाइस वर्सा। अगर कोई ये कर सकता है वो इंटेलिजेंट है, और अगर इंटेलिजेंट है तो ये करना पड़ेगा, या फिर इंटेलिजेंट होने का मतलब ये है, वही है। सो जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, they provide a global measure of a person's general cognitive competence including the ability to profit from schooling। तो जो इंटेलिजेंट टेस्ट है वो इंसान की कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस कितना है, कॉग्निटिवली कोई इंसान कितना कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटेंस कितना है, वो हमें बताता है। जनरली जो स्टूडेंट्स जिनकी थोड़ी लो इंटेलिजेंस है आर नॉट लाइकली टू डू सो वेल इन स्कूल रिलेटेड एग्जाम्स। तो जिनकी थोड़ी इंटेलिजेंस कम है, इंटेलिजेंस को अगर आप आईक्यू भी समझ सकते हो, बल्कि ये डायरेक्ट ऐसा है नहीं, तो अगर कोई बच्चा आईक्यू कम है उसका, तो जाहिर सी बात है कि वो स्कूल रिलेटेड जो एग्जामिनेशंस होंगे उनमें वो लो स्कोर करेगा। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो जीवन में सक्सेस नहीं होगा। इंटेलिजेंट, कम इंटेलिजेंट होना डज नॉट मीन कि आप जीवन में सक्सेसफुल कम होंगे, बट their success in life is not associated only with their intelligent test score। तो इंटेलिजेंस से जो लाइफ के सक्सेस है वो एसोसिएटेड नहीं है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वालिटी इज, नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज एप्टीट्यूड। एंड एप्टीट्यूड होता है किसी इंसान की कितनी पोटेंशियल होती है किसी भी नई चीज़ को, नई स्किल को, नए इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने की। यानी इंसान में वो एबिलिटी कि अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा तो वो किसी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएगा, बहुत बढ़िया करेगा। ये जो एक कैपेसिटी होती है, एक पोटेंशियल होता है, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा ना, आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो, और अगर आपको समझ में भी आ रहा है ना बहुत अच्छे से, तब भी आपको कमेंट करना है, क्योंकि मुझे जानना है भाई पहली क्लास है, आपको कैसा लगा। अगर कुछ ख़राब लगा तब भी तो मुझे इम्प्रूव भी तो करना है ना, आप लोगों के लिए ही तो करना है सारी चीज़ें। So aptitude tests are used to predict whether individual will be able to do if given proper environment and training, whatever, या फिर predict weather होगा, ये थोड़ा गलत हो गया, ये वेदर होगा इस तरीके से, है ना, वेदर इंडिविजुअल, ये थोड़ा आप ध्यान देना, बहुत गलती हुई है मुझे अभी पता लग रहा है लिखते टाइम। ओके, सो एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट
कि अगर किसी इंसान को प्रॉपर एनवायरनमेंट या फिर ट्रेनिंग दिया जाएगा तभी वो किसी चीज़ को करने के लिए काबिल होगा या नहीं। A person with high mechanical aptitude can profit from appropriate training and can do well as an engineer। तो अगर किसी में मैकेनिकल एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है तब अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है तब वो इंजीनियर अच्छा बन सकता है। जैसे कि मेरा एक भाई है, मेरे मामा का लड़का है, वो मशीन्स के साथ बहुत अच्छा है। मैं मामा के घर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ वो कहाँ कहाँ से तार तोड़ जोड़ के कुछ लाइट बना रहा है, कुछ एक म्यूज़िक बना रहा है, कोई फ़ैन बना रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो मैं इसको, वो अभी 9th क्लास में है, तो मैं इसको बोलती हूँ तो अच्छे से पढ़ाई कर, फिर 11-12 में तू तेरे को प्योर साइंस लेना है, उसके बाद जेई करके इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें ये जो मैकेनिकल एप्टीट्यूड है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि तेरे को इस लाइन में जाना है। ओके, तो इस तरीके से अगर किसी इंसान में लैंग्वेज एबिलिटी ज़्यादा है तब वो अच्छा राइटर बन सकता है। सेम एज अगर सिंगिंग एबिलिटी है तो वो सिंगर बन सकता है, डांसिंग है तो डांसर बन सकता है। तो इस तरीके से अभी आता है इंटरेस्ट। तो बहुत लोग एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट नहीं होना है बेटा। इंटरेस्ट इज योर प्रेफरेंस, एप्टीट्यूड इज योर एबिलिटी, इज योर कैपेसिटी, एंड इंटरेस्ट इज योर प्रेफरेंस कि आप किस एक्टिविटी में एंगेज करोगे या फिर किस एक्टिविटी में एंगेज नहीं करोगे। तो आपके इंटरेस्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स परस्यू करने से आप बहुत कंफर्टेबल होंगे और आप प्लेजर के साथ, खुशी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट हेल्प अस इन मेकिंग चॉइसेस दैट प्रमोट लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंसेस ऑन जॉब। तो अगर आपका जो जॉब है वो आपके प्रेफरेंस का होगा, आपके पसंद का होगा, तो ये आपके जीवन में सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करेगा, आप जीवन में सेटिस्फाइड होगे और साथ के साथ आपकी जॉब में परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ओके, बट एप्टीट्यूड इज़ आप में कितनी कैपेसिटी है कि अगर आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो आप अच्छा करोगे। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। देन एट्रीब्यूट नंबर 4, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज ऑफकोर्स जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमें दूसरों से अलग बनाता है, दैट मेक हर और हिम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। तो हमारे में कौन सी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बंच ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से अलग होते हैं, वही हमारा पर्सनालिटी है। सो पर्सनालिटी टेस्ट इंसान की वो यूनिक कैरेक्टर्स को ढूंढ के निकालती है, जैसे कि क्या वो डोमिनेंट है, सबमिसिव है, आउटगोइंग है, विड्रॉन है, मूडी है, इमोशनली स्टेबल है, या फिर जैसे एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, ये सारी चीज़ें। और जो पर्सनालिटी असेसमेंट है वो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। अगर आपको किसी की पर्सनालिटी पता है तो आपको पता होगा कि ये इंसान आगे फ्यूचर में किस तरीके से बिहेव करेगा। तो किसी की अगर पर्सनालिटी पता है ना तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड प्रेडिक्ट हाउ शी और ही विल बिहेव इन फ्यूचर। तो जैसे कहते हैं ना कि साइकोलॉजिस्ट माइंड रीडर होते हैं, नहीं, हम माइंड रीडर नहीं होते हैं। हमें अगर किसी की पर्सनालिटी पता है और किसी का बिहेवियर पैटर्न पता है तो हमें पता लगता है कि आगे आने वाले टाइम में वो किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ये जस्ट एक प्रेडिक्शन है। जैसे कोई इंसान को अगर हम कोई काम, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि काम बोलते हैं वो तुरंत गुस्सा करते हैं, नहीं मैं नहीं करूँगा, बट वो करते हैं बाद में। तो हमें ये पता है इसके बिहेवियर पैटर्न ऐसा है, तो आगे भी आने वाले टाइम में हम अगर इसको कोई काम बोलेंगे और वो गुस्सा करेगा तो 2-4 लोग ऐसा अगर होंगे जो इसको नहीं जानते हैं तो वो बोलेंगे यार इसको काम बोला, ये गुस्सा करेगा, बट डीप इनसाइड आपको पता रहेगा ये अभी गुस्सा कर रहा है लेकिन काम मेरा कर देगा ज़रूर। तो यही चीज़ है। अब ये कोई मतलब बहुत रॉकेट साइंस है क्या? रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए ये जो बिहेवियर पैटर्न है ना ये बेटा पता होना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट इज़ आवर वैल्यूज़। और हमारा वैल्यूज़ में, वैल्यूज़ वही है कि हमारे जीवन में हम किन चीज़ों को बिलीव करते हैं, किन चीज़ों को आइडियल करते हैं, कैसा बिहेवियर करना होगा, मतलब वही हमारी जो मोरल्स है, जो एथिक्स है, वही हमारी वैल्यूज़ है कि हम किन चीज़ों को सही करके मानते हैं, सही बिलीव करते हैं। सो a person having a value sets a standard for guiding his or her actions in life and also for judging others। तो किसी के इंसान के जीवन में क्या वैल्यूज़ है, वो किन चीज़ों को सही
है करके विश्वास करता है, किन चीज़ों को गलत है करके विश्वास करता है, डिपेंड करता है कि उसके एक्शंस कैसे होंगे और वो दूसरों को भी किस तरीके से जज करेंगे। जैसे किसी कल्चर में जैसे मानो कोई कोई कल्चर ऐसा है हमारे इंडिया में जहाँ पे जो औरतें हैं वो शादी के बाद उनको बहुत ऐसे मतलब मुंह तक घूंघट आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनकी वैल्यू ये है, वो लोग इस चीज़ को मानते हैं। तो अगर वो औरत या फिर उसी कम्युनिटी से उसी कल्चर से कोई आदमी है जिसने हमेशा देखा है कि औरतें इतना तक ही घूंघट करती हैं, उसको लगेगा, यही बिलीव होगा उसको कि दिस इज़ आइडियल एंड दिस इज़ द करेक्ट वे टू डू द पल्लू। तो वो कोई बाहर जाएगा जहाँ पे औरतें इतना घूंघट नहीं कर रही है, पूरा सर तक कर रही है या फिर कहीं पे नहीं कर रही है, तब वो उसके मन में उसके लिए जजमेंट आएगी, वो लगेगा नहीं ये गलत कर रहा है, शायद ये तो सही नहीं है। बट कहीं पे अगर ऐसा भी इंसान है, ऐसे कल्चर है जहाँ पे मानो औरतें घूंघट नहीं करती है, ऐसे ही रहती है, तो वो अगर वैसे कल्चर में जाएंगे जहाँ पे औरतें एकदम मुंह तक घूंघट करती है, उनको लगेगा अरे यार ये क्यों कर रहे हैं, इसकी तो ज़रूरत नहीं है, ये तो गलत है। तो ये डिफरेंस है, मतलब आपके वैल्यू से पता लगेगा आप कैसा एक्शन लोगे और आप दूसरों को कैसे जज करोगे। ओके, सो इन वैल्यू असेसमेंट हम क्या डिटरमाइन करते हैं कि इंसान में कौन सा वैल्यू है जो डोमिनेट करता है, क्या वो पॉलिटिकल है, रिलीजियस है, सोशल है और इकोनॉमिक है। ओके, तो समझ गए। अब हम ये जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको एसेस करने के कुछ मेथड्स देख लेते हैं और शायद उसके बाद देखती हूँ अगर इंटेलिजेंस तक जाया जाए या नहीं। अगर लाइव क्लासेस होता मैं पूछती, लेकिन ये तो रिकॉर्डेड है, मैं पूछ नहीं सकती हूँ। बट आई होप आधा घंटा हो गया, इससे ज़्यादा मैं खींचूंगी नहीं। इंटेलिजेंस को हम नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे। सो असेसमेंट मेथड्स में अभी हमने देखा ना एसेस को वैल्यू किन किन 5 वैल्यूज हमने देखे हैं। अब इन सारे एट्रीब्यूट को एसेस करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए मेथड्स तो चाहिए, वो मेथड्स हम देखते हैं। इसमें भी 4-5 हैं। सो आवर फर्स्ट मेथड इज साइकोलॉजिकल टेस्ट। Psychological test is an objective and standardized measure of an individual mental and behavioral characteristics. तो वही हमने बोला ना कि एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से मेजर की जाती है और फिर इवैल्यूएट की जाती है। तो वो क्या किस चीज़ का स्टैंडर्ड है, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट का। और किस तरीके के कैरेक्टर्स को या फिर एट्रीब्यूट्स को ये लोग मेजर करते, ये लोग नहीं, ये टेस्ट मेजर करती है। इंटेलिजेंस हो गया या फिर एप्टीट्यूड हो गया है। ये जो टेस्ट है ये इनको बहुत हद तक यूज़ की जाती है फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस, गाइडेंस, पर्सनल सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग। एंड देन besides objective test, psychologists have also developed certain projective test especially for the assessment of personality. तो साइकोलॉजिकल टेस्ट वो टेस्ट है जिसके सेट मतलब स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और उसके बेसिस पे इंडिविजुअल की जो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको मेजर किया जाता है, जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया। और ये क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए यूज़ की जाती है, इंसान को गाइड करने के लिए की जाती है, कई बार पैनल में, इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए या फिर प्लेसमेंट के लिए, ट्रेनिंग वगैरह में यूज़ की जाती है। और इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट। उसके थ्रू हमारी पर्सनालिटी को मेजर किया जाता है, पर्सनालिटी को एसेस किया जाता है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट मेथड इज इंटरव्यू। इंटरव्यू सबको पता है भाई, 1-to-1 क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, जैसे कि आपका काउंसलिंग हो जाता है, फिर जो जर्नलिस्ट इंटरव्यू करते हैं वही है। इंटरव्यू तो सबको पता है, इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए पर्सन ऑन ए 1-to-1 बेसिस। 1-to-1 एक दूसरे से लेते हैं, अभी तो मतलब 1-to-many भी हो जाता है, तो ये भी हो सकता है। ओके, फिर है केस स्टडी। सो केस स्टडी क्या है कि किसी भी इंसान के जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है उसको जानने के लिए उसकी जो साइकोलॉजिकल हिस्ट्री है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज और हर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। तो किसी के कैरेक्टर्स को या फिर किसी के एट्रीब्यूट को जानने के लिए उसकी पुरानी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री क्या रही होगी, उस हिस्ट्री को हम देखते हैं और फिर उसके ऊपर हम कोई टिप्पणी देते हैं। तो केस स्टडी भी सबको पता है, आजकल इंटरनेट वगैरह पे सब लोग देखते हैं। सो केस स्टडी किस मतलब अलग अलग टेक्निक्स पे या फिर अलग अलग मेथड्स के थ्रू भी देखी जाती है, जैसे ऑब्जर्व करके भी देखा जाता है, क्वेश्चनर मतलब क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी देखा जाता है, और फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू भी देखा जाता है। तो आप देखो एक मेथड में और कितने सारे मेथड इंक्लूड्स होते हैं। तो ये सारे जो मेथड्स एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब किसी आप मानो किसी का आपने केस स्टडी देखा, उसकी पुरानी क्या
इतिहास रहा है, प्राग इतिहास रहा है, आपने सब कुछ देखा। फिर उसके बाद आपने उनका इंटरव्यू लिया। जैसे वो नाम तो याद नहीं आ रहा है मेरा, वो आप, हाँ, आपकी अदालत ऐसे होती है ना, तो आपकी अदालत में क्या होती है कि उनकी पूरी कहानी सब कुछ वो हाथ में लेके, कच्चा चिट्ठा सब लेके बैठते हैं और फिर उनका इंटरव्यू होता है। तो यही है, आप देखो। या फिर कहीं पे पॉडकास्ट आजकल बहुत चल रहा है, तो पॉडकास्ट में भी बोलते हैं कि आपने एक बार ये बोला था, क्यों बोला था आप, मैंने देखा आप इस तरीके से करते हैं, मैंने देखा आप रोज़ सुबह 5 बजे उठते हैं, आपका क्या मोटिवेशन रहा है। तो आपने 5 बजे उठते हैं, ये आया इन्फॉर्मेशन केस स्टडी से, हो सकता है ऑब्जर्वेशन से, साइकोलॉजिकल टेस्ट से, कहीं से भी आया हो, और फिर बाद में उसको इंटरव्यू में ये पूछा गया है। ओके, देन इज ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन के बारे में क्या ही बोलूँ भाई, ऑब्जर्वेशन तो पता चल रहा है कि जो रियल टाइम में चीज़ें हो रही है उनको बिहेव करना या फिर बिहेव करना नहीं, ऑब्जर्व करना या फिर रिकॉर्ड करना। सो एम्प्लॉइज सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीड्यूर्स टू रिकॉर्ड बिहेवियरल फिनोमेना ऑकरिंग नेचुरली इन रियल टाइम। तो जो रियल टाइम में हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना इज ऑब्जर्वेशन। और सर्टेन फिनोमेना सच एज मदर चाइल्ड इंटरेक्शन कैन बी इजीली स्टडीड थ्रू ऑब्जर्वेशन। जैसे माँ और बच्चे का इंटरेक्शन है, इनको ऑब्जर्वेशन के थ्रू बहुत अच्छे से देखा जाता है, बट ऑब्जर्वेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है बेटा, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ऑब्जर्वेशन में। और वो गड़बड़ी ये है कि जो ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर के खुद के इंटरप्रिटेशन बहुत होते हैं ऑब्जर्वेशन में। जैसे मानो कोई माँ बहुत परेशान है घर पे, मतलब पैसे वैसों की तंगी चल रही है, या फिर मतलब घर पे आपस में पति पत्नी की थोड़ी बहस है, कुछ भी हो सकता है, वो परेशान है। जो एक बच्चा है वो बहुत शरारती है, वो भी माँ को परेशान कर रही है या फिर कर रहा है, तो माँ ने उसको 2 थप्पड़ लगा दिए। अब इस बात को ऑब्जर्वर ने देख लिया और ऑब्जर्वर को लगा यार माँ बच्चे को मार रही है, ये तो गलत है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ऑब्जर्वेशन में, हाँ वो वही दिखता है जो नेचुरली हो रहा है, रियल टाइम में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना बेटा कि जो देख रहा है ऑब्जर्वर, उसके थोड़े अपने इंटरप्रिटेशन ऐड हो जाते हैं, इसलिए इसको कभी कभी थोड़ा बहुत उतना मतलब एक्यूरेट नहीं मानते हैं, क्योंकि हम बायास्ड है, इसको बायास कहते हैं, इसको इंटरप्रिटेशन बायास या ऑब्जर्वर बायास के नाम से जाना जाता है साइकोलॉजी में। तो बायास होते हैं, हम सब बायास्ड है, क्योंकि एक चीज़ जो हो सकता है मुझे सही लगे वो आपको सही ना लगे, क्योंकि आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशनिंग अलग है, मेरी सिचुएशन, मेरी सर्कमस्टेंसेस, मेरी कंडीशनिंग अलग है। ओके, बहुत हो गया, आप समझ लिए हैं। फिर हमारा है सेल्फ रिपोर्ट, एंड दिस इज़ द लास्ट मेथड ऑफ असेसमेंट। उसके बाद इंटेलिजेंस को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप बोलोगे इंटेलिजेंस पढ़ेंगे पढ़ेंगे करके कितना हाइप बनाया और अभी पढ़ा नहीं रही है भाई बेटा, मतलब 40 मिनट का हो रहा है वीडियो अभी और नहीं। सो सेल्फ रिपोर्ट इज़ लाइक जो कोई भी इंसान है वो अपने बारे में खुद फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जहाँ पे वो अपनी क्या ओपिनियन से, क्या बिलीव से इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन ये हो सकता है इंटरव्यू के थ्रू आए, या फिर एक क्वेश्चनर के थ्रू भी आ सकता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू भी आ सकता है, पर्सनल डायरी से। मतलब सेल्फ रिपोर्ट मतलब इंसान खुद ही खुद की रिपोर्ट्स कर रहे हैं। मतलब उसको शायद मतलब 50 क्वेश्चन का एक क्वेश्चनर दे दिया, जहाँ पे उसके सारे इंटरेस्ट की बात की जा रही है, उसके येस नो की, आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आप किस चीज़ को प्रेफर करते नहीं करते, तो ये हो गया। फिर कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट ले लिए, या फिर उसके जो पर्सनल डॉक्यूमेंटेड डायरी है वो पढ़ लिए हैं, तो वहाँ से उसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन निकालना इज़ सेल्फ रिपोर्ट। तो दैट्स ऑल, ये रहा आपका पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 साइकोलॉजी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा कमेंट करना, बुरा लगा तभी कमेंट करना, और अगर कुछ भी नहीं लगा और आपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, मतलब लेक्चर को कंप्लीट कर लिया, देन आपको कमेंट में लिखा है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड आपको ये कमेंट करना है, इससे मैं समझ जाऊंगी कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको जाना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ पहला लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप लोग बहुत अच्छे से अपनी क्लास 12 की शुरुआत कर रहे हैं।
मेरे ऊपर भरोसा रखो, इस चैनल को देखते रहो, जो भी होगा अच्छा होगा। और मैं वो सारी चीज़ें लाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, और आपको अच्छा स्कोर करने के लिए आप एक अच्छा स्कोर करो, मेरी पूरी कोशिश रहेगी।